जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यूनिट में लेके आया हूँ वो यूनिट नंबर 9 है और ये 9वां लेक्चर है हमारा 9th फिज़िक्स का। और इससे पहले मैंने 8 लेक्चर दिए थे आपको। 8 यूनिट जो थे वो फिज़िक्स के 9th क्लास के जो मैंने मुकम्मल करवाए थे पेपर की जो तैयारी उसके लिए। आप उनको तैयार करके जो है वो सिर्फ 5 से 6 घंटों में फ़िज़िक्स 9th क्लास में आप जो है वो 60/60 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि वो वीडियोस जो हैं वो आपको पसंद आई होंगी और ये वाली वीडियो जो है ये भी आपको पसंद आएगी। अब नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम एजुकेशन एक्सप्रेस 360 है। आप वो नीचे बटन दिया होगा उसके ऊपर जो है वो सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कर लें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। यूनिट नंबर 9 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, यानी हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफ़र होने के मेथड्स क्या क्या हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जो सॉलिड चीज़ें हैं उनमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड और गैस में भी हीट ट्रांसफ़र होती है। अब जो सॉलिड हैं उनमें जिस मेथड से हीट ट्रांसफ़र होगी वो मेथड कंडक्शन है, और जो लिक्विड है उसमें कन्वेक्शन के ज़रिए, गैस भी जो है वो कन्वेक्शन के ज़रिए जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करती है। और एक जो हीट ट्रांसफ़र होने का मेथड है वो रेडिएशन का है। जैसे सूरज से हमारे तक रोशनी पहुंचती है या एनर्जी पहुंचती है तो वो रेडिएशन के थ्रू है। अब हम मेजर कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो यहाँ पे तीनों जो हैं वो मेजर हैं इस चैप्टर में। आपको पेपर की स्कीम बता दूं पहले कि इस चैप्टर में से सिर्फ MCQs आएगा 1 या 2 नंबर। उसके बाद शार्ट सवाल आएंगे 3 6 नंबर के, वो होंगे 7 या 8 नंबर का पेपर आपका ये बनेगा इस चैप्टर में से। इसके अलावा न्यूमेरिकल और लॉन्ग सवाल इसमें से नहीं बनना, इसलिए आपको यहाँ से लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। 3 लॉन्ग आपके जब आने हैं सवाल, वो यूनिट नंबर 2 और 3 में से एक लॉन्ग बनेगा, 4 और 6 में से एक लॉन्ग बनेगा और 7 और 8 में से एक लॉन्ग बनेगा। आपने 3 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग करने होते हैं, तो इसलिए आप 6 चैप्टर्स की बजाय 4 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लेंगे लॉन्ग के लिहाज से हम, तो उनमें आपके जो है वो लॉन्ग सारे के सारे जो है मुकम्मल हो जाएंगे। यूनिट नंबर 2, 3, 4, 6 हम जो है वो उनके न्यूमेरिकल तो उनके थ्योरेटिकल सवाल में जो आपको बता दूंगा तफसील से। थ्योरेटिकल कुछ मैंने बता दिए, न्यूमेरिकल भी कुछ बता दिए। कुछ जो है वो लास्ट वाले 1-2 लेक्चर में आपको तफसीली जो है वो न्यूमेरिकल से जो है वो गाइड कर दूंगा मैं आपको, ताकि आप 60/60 यानी 100% नंबर जो है वो बोर्ड में हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कि याद हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में यहाँ से आपने सबसे पहले जो डेफिनेशन याद करनी है वो कंडक्शन की है। कंडक्शन में सिर्फ आप ये बॉक्स वाली डेफिनेशन याद कर लें, यही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट सवाल आना है तो यही आपने इसका आंसर देना है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी जब आपके एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं और हार्ड प्लेस से कूल प्लेस की तरफ मूव करते हैं, तो वो जो हीट अपने साथ लेके जाते हैं, वो जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं हार्ड प्लेस टू कूल प्लेस, इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होना जो है वो कंडक्शन कहलाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप लोहे का चम्मच एक पकड़ रहे हैं, आप चूल्हे पर रख लें उसको, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपका जो हाथ है वो जलना शुरू हो जाएगा दूसरी साइड से। असल में होता क्या है कि चम्मच के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, गर्म होकर आपके हाथ वाली साइड पे वो मूव करते हैं, उस साइड को भी गर्म कर देते हैं, जिससे आपको जो है वो वहाँ पे जलन महसूस होती है। तो ये मोड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कंडक्शन का मोड है, ठीक है। यानी ये सॉलिड मटेरियल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी जो है, ये वैसे तो बनता तो लॉन्ग है लेकिन इस चैप्टर में से चूँकि लॉन्ग आना नहीं है इसलिए इसको भी आपने शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन याद करनी है। और एक यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, यानी आपके पास जो हीट है वो किस रेट के हिसाब से वो फ्लो करती है, उसका किन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले, वैसे ये शॉर्ट में बहुत कम आता है लेकिन आप कर लें, मैंने हाईलाइट कर दिया है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्यू हीट है और टी यूनिट टाइम है। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये है कि अमाउंट ऑफ हीट है जो फ्लो करती है यूनिट टाइम के अंदर, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। और ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, 3 चीज़ों पे सॉरी डिपेंड करती है। नंबर 1 एरिया पे, अगर आपके पास सॉलिड मटेरियल का एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ग्रेटर होगा। अगर आपके पास सॉलिड मटेरियल जो है उसका एरिया कम है
छोटी चीज़ है तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करती लेंथ ऑफ द सॉलिड पे, और उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आपके पास बड़ा रॉड है, लंबा रॉड है, तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। अगर उस रॉड की लंबाई कम है तो आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो ग्रेटर होगा। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा देते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो भी ग्रेटर होगा। ये T1 माइनस T2 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। पहले 5 था, बाद में 10 हो गया, पहले 5 था, बाद में 20 हो गया। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इससे आपने ये तीनों को लिख देना है कि एरिया और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 ओवर एल आएगा। यहाँ पे के जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी का एक कॉन्स्टेंट है, और इसको निकालने के लिए ये सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे, एल ऊपर ज़रब खाएगा, ए और T1 माइनस T2 बटे में आ जाएगा। तो ये एक थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है जिसको हमने ड्राइव कर लिया फार्मूले को। अब यहाँ से सिर्फ आपने एक डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में, लॉन्ग में चूँकि आना नहीं है इसलिए पीछे वाला कुछ भी याद करने की, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और इसके ये डिपेंडेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कर लेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो आप ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर लें। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ये है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस। अगर आप ये फिगर देखें यहाँ पे, ये अपोजिट फेसेस के दरमियान जो 1 केल्विन का जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करके रेट हीट ट्रांसफर होती है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ये है कि एक सब्सटेंस है, इसके अपोजिट फेसेस एक ये हैं एक ये हैं। इसके दौरान अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करके आपकी जो हीट ट्रांसफर यहाँ से वहाँ तक होती है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। और ये हर मटेरियल के लिए मुख्तलिफ है। जैसे लोहे का कोई रॉड है, कॉपर का है, उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कुछ होगी। अगर वो प्योर आयरन का है तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगी। अगर वो गोल्ड का है तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगी। अगर वो सिल्वर का है तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगी। टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन होगा और जितनी रेट जो हीट है वो यहाँ से वहाँ तक फ्लो करवाएगा उतना उसका जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये जितने मतलब हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें थर्मल कंडक्टिविटी उनकी अच्छी होती है। तो ये मटेरियल्स को दे के हम बर्तन बनाते हैं ताकि हमारा जो है वो एनर्जी का ज़्यादा कम से कम हो। उसके बाद यूज़ ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर है, मतलब आपको किसी मटेरियल की पता चल जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप उससे ये इस तरह के बर्तन बना लें जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा देगा, ठीक है। तो फिर उससे आपका एनर्जी का ज़्यादा कम से कम होगा। और जो इंसुलेटर है उनको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गर्मियों में छतों के ऊपर जो है वो सीलिंग करवाई जाती है तो वो इंसुलेट करती है, उसको जो है वो कमरे को ठंडा रखती है। तो इस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदेमंद है। तो उन मटीरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी को हम जानकर जो है उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से बस ये याद कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ़ और कंडक्शन की तारीफ़। उसके बाद आ जाते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है ये सिर्फ लिक्विड्स एंड गैसेस में होती है। इन दोनों को लिक्विड और गैस जो फ्लो कर सकें, जो बह सकें, उनको फ्लूइड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कन्वेक्शन जो है फ्लूइड्स में होती है जो कि लिक्विड और गैस दोनों हो सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन में अगर मैं आपको पहले वजाहत बताऊं थोड़ी सी, अगर ये गुब्बारा देखें, इसमें क्या है कि वो हवा को गर्म करता है, गर्म होने के बाद हवा ऊपर की तरफ उठती है, वो इस गुब्बारे को ऊपर ले जाती है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखें तो ये वाली जो चीज़ है, ये रेड पार्टिकल्स गर्म होकर क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो इस तरह से जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र होती है, जो हॉट पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाते हैं, कूलर पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, यानी ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। जो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कन्वेक्शन कहलाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। यानी कन्वेक्शन में क्या है कि हॉटर पार्टिकल जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कूलर पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। चाय का उबलने की मिसाल ले लें, चाय को जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो वो जब ऊपर की तरफ उबलती है उसमें कन्वेक्शन का अमल होता है, यानी पार्टिकल गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। तो इस तरह से जो पार्टिकल की मूवमेंट है कूलर प्लेस की साइड पे,
तो वो जो है वो असल में कन्वेक्शन की वजह से है। तो ये कन्वेक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं इनकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं कर सका, एक्सरसाइज में से बताऊंगा कहाँ से करनी है। सी ब्रीज जो है ब्लो करती है फ्रॉम सी टू लैंड इन डे टाइम, यानी आप देखें दिन के वक्त जो है वो ज़मीन जल्दी जो है वो गर्म हो जाती है, वो उसकी जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और ये पतंग वगैरह को चीज़ों को ऊपर की तरफ उठाती है वो। जबकि पानी जो है वो ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है। तो दिन के टाइम पे पानी ठंडा रहता है काफ़ी टाइम। अब जब ये गर्म हो गया हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा यहाँ से नीचे आ जाती है इस प्लेस को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये जो है ये सी ब्रीज चल रही है, यानी समंदर से हवा ज़मीन की तरफ आ रही है, क्योंकि ज़मीन की हवा दिन के टाइम पे गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। जबकि रात के टाइम पे इसके उल्ट होता है, रात को ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। तो पानी दिन के टाइम पे फुल गर्म हो गया था, वो जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वो गर्म है, इसकी हवा जब ऊपर की तरफ उठती है, पार्टिकल मूव करते हैं कन्वेक्शन की वजह से, तो फिर ज़मीन से ठंडी हवा इधर चलती है, तो इसको लैंड ब्रीज कहेंगे, यानी ज़मीनी हवा जो है वो समुद्र की सतह को, नीचे वाली सतह को फिल करती है। तो इस तरह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद ये ग्लाइडिंग है। ग्लाइडिंग बगैर इंजन के जो है वो हवा में उड़ने वाली एक मतलब बगैर इंजन के एक डिवाइस है जो क्या करती है, कन्वेक्शन यानी गर्म हवा का इस्तेमाल करके अपने आप को फिजा के ऊपर रखती है। तो यहाँ पे थर्मल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जब हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, पानी के साथ रब करती है, तो वहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यानी हॉट एयर जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वहाँ पे वेपोरेशन की वजह से पार्टिकल्स होते हैं, जब वो उसके साथ रब करते हैं तो रबिंग से एक करंट पैदा होता है जिसे कन्वेक्शनल करंट यानी कन्वेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उनको थर्मल्स का पैकेट कहते हैं, यानी एक थर्मल होता है। जो गर्म हवा हुई वो ऊपर की तरफ जा रही है, धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है, वो थर्मल है। राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर आर कॉल्ड थर्मल्स। और ये जो ग्लाइडर्स होते हैं वो भी इन थर्मल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर रखते हैं। ये कुछ परिंदे हैं, ईगल्स वगैरह, हॉक्स वगैरह, ये क्या करती हैं, ये भी उनके एक्सपर्ट्स होते हैं उन थर्मल्स को इस्तेमाल करने के। ये उसके ऊपर अपने आप को एडजस्ट करके बगैर पर मारे जो है वो अपने आप को फिजा में रख सकते हैं। तो ये थर्मल क्लाइंबर्स होते हैं ये वाले परिंदे। उसके बाद रेडिएशन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। रेडिएशन जो है ये हीट ट्रांसफर होने का एक मेथड है, ठीक है। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में जो है ये हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। इसकी एक मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल जो है वो सूरज से रोशनी या दोपहर के टाइम धूप का हमारे तक पहुंचना जो है वो रेडिएशन की बदौलत होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में हमारे तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, रेडिएशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। फ़ायदा तो यह है कि इससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उससे हमारी जो है वो ऐसे पौधे जो नमू नहीं पाते सूरज की रोशनी की कमी की वजह से, उनको हम जो है उनको वो हीट जो है वो ट्रैप करके दे सकते हैं और वो आसानी से जो है वो उनकी नशोनुमा कर सकते हैं। जबकि नुकसान इसका ये है कि इसकी वजह से अब ज़मीन पे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हीट बढ़ रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू ले आता है। अच्छा, अब ये कुछ मटीरियल्स के मतलब बताया हुआ है कि रेडिएशन आर इमिटेड बाई ऑल बॉडीज़, यानी हर जिस्म से रेडिएशन इमिट होती है, लेकिन हर जिस्म की जो रेडिएशन इमिट करने की पावर है वो मुख्तलिफ होती है। अब देखते हैं कि किस तरह से वो जो है वो पावर रेट जो है वो रेडिएशन मिशन का वो डिफर करता है। कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, यानी सरफेस का जो कलर है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वाइट कलर है ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन है, यानी ये रेडिएशन को वापस भेजता है। और जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है रेडिएशन को। अब वो कहता है कि जो रेट ऑफ रेडिएशन मिशन है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कलर पे, सरफेस टेम्परेचर पे, यानी उस चीज़ का टेम्परेचर कितना है उसी हिसाब से फिर रेडिएशन मिट होंगी। जैसे अगर अभी कोयले ज़्यादा गर्म है तो रेडिएशन ज़्यादा निकल रही हैं, अगर कोयले ठंडे हैं तो उनकी रेडिएशन मिशन पावर जो है बहुत थोड़ी होगी। सरफेस एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो रेडिएशन मिशन पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है रेडिएशन मिशन।
अब ये आपके पास कुछ कलर्स हैं जो मैंने पहले बात की थी कि जो डल ब्लैक सरफेस होती है वो एमिटर करती है बेस्ट और अब्जॉर्बर भी बेस्ट है, यानी वो मिट भी करती है ज़्यादा से ज़्यादा और अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा करती है और रिफ्लेक्ट नहीं करती वो, ठीक है, मोड़ती नहीं है। मतलब आप ब्लैक कलर पहन के सूरज के सामने जाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी वो आपकी बॉडी को गर्म करना शुरू कर देगा ब्लैक कलर। कलर्ड सरफेस जो है वो गुड emitter है, गुड जो है वो अब्जॉर्बर है, लेकिन बैड रिफ्लेक्टर है। अच्छा, वाइट सरफेस जो है वो बैड emitter है, बैड अब्जॉर्बर है, यानी आप गर्मियों में वाइट कपड़े पहने तो वो हीट को आपकी बॉडी के पास आने नहीं देंगे, वो उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और ये गुड रिफ्लेक्टर है वाइट कलर। इसलिए हमें सर्दियों में जो है वो वाइट कलर सर्दियों में हमें ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में हमें वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हमें जो गर्मी है वो गर्मियों में कम लगे और सर्दियों में सर्दी कम लगे। उसके बाद इसी तरह ये है शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है, एमसीक्यूज इसमें से आ सकता है। और शॉर्ट में सिर्फ वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है अभी तक, कंडक्शन की तारीफ बात आई है वो इम्पोर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है। मतलब इसमें होता ही है कि सूरज से लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन हैं वो आ रही होती हैं, और आगे हम पॉलीथीन का या ग्लास वगैरह लगा के क्या कर देते हैं, उन्हें ट्रैप कर लेते हैं अपने, मतलब उसके अंदर ले आते हैं ग्लास के अंदर या पॉलीथीन शॉपर के अंदर। अब वहाँ पे होता है क्या है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं वो तो आसानी से पास कर जाती हैं, बट जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं वो थर्मल रेडिएशन की, जो सूरज से एनर्जी आ रही है वो पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उनको वापस नहीं जाने देते, ठीक है, तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि हम पॉलीथीन के या ग्लास की दीवारें बना लेते हैं, उसके अंदर हमने अपनी जो चीज़ उसमें हमने लगानी है वो लगा लेते हैं। अब सूरज से रोशनी आती है, उसमें दो तरह की वेवलेंथ आती हैं, एक शॉर्टर वेवलेंथ की रेज आती हैं, एक लॉन्गर वेवलेंथ की रेज आती हैं। अब वो उस शॉपर के ऊपर पड़ती हैं, उसको पास कर जाती हैं। अब वापसी पे जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो तो पास करके वापस चली जाती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो उसी शॉपर के अंदर रह जाती हैं, और फिर रात के टाइम पे भी वो उन पौधों को क्या करती हैं, हीट देती हैं, जिससे वो पौधे आसानी से नमू पाते हैं। तो ये एक हीट को ट्रैप करने का, यानी हीट को एक जगह पे स्टोर रखने का तरीका है, जो दिन में आई उसको रात के लिए भी हमने स्टोर कर लिया, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड और बारिश के जो पानी हैं इनसे भी हमारे पास एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। जैसे हम आग जलाते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिलीज़ हो रही है, और उसके बाद जब वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होती है तो वो भी ये जो पॉलीथीन का शीट होती है या ग्लास उसी तरह जो है वो सूरज से आने वाली रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है ज़मीन के अंदर ही, ज़मीन के ऊपर ही, वो वापस नहीं जाने देती। तो जब वो इस तरह से लगातार ट्रैप करेंगी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार है ज़मीन पर बढ़ती चली जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा इस यहाँ पर रहना जो मुमकिन नहीं होगा। तो फिर एक इशू जो बनेगा वो ग्लोबल वार्मिंग का होगा, यानी पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो गर्म हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ भी मैंने हाईलाइट की है, ये भी मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का है कि यानी ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है, और इस वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है वो पैदा हो रहा है। उसके बाद रेडिएशन की एप्लीकेशन इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नेक्स्ट आ जाएं। ये असल में मैं शॉर्ट डेफिनेशन जो ऊपर करवा दी हैं वही दोबारा यहाँ पे आई हैं, तो आप वो कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। ये असल में समरी वाली डेफिनेशन हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं कुछ, तो पिछले वाली कर लें आप यहाँ से कर लें, एक ही बात है। अब ये एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएं। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ मैंने हाईलाइट किए हैं, आई होप कि आप इनको जो है वो याद कर पाएंगे। अब कि अब यहाँ से देखें ना, इन सॉलिड हीट ट्रांसफर्ड बाई सी, और सॉलिड में ट्रांसफर हीट होती है कंडक्शन की वजह से। और व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इट्स थिकनेस इज डबल्ड, अगर थिकनेस डबल कर दी जाए तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि उसकी लेंथ के वो क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सॉरी, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है एरिया को,
एरिया कम होगा तो उसकी जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड कन्वेक्शन, यानी गैसेज में कन्वेक्शन की वजह से होती है। ये जो है हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद फॉल्स सीलिंग इज डन फॉर कूल द रूम, यानी सीलिंग जो है वो कमरे को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। रूम आर हीटेड यूजिंग गैस, कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों प्रोसेस में आ जाती है जब आपका कमरा गर्म हो रहा है। आग की वजह से रेडिएशन भी निकल रही होती है और हवा भी गर्म होकर दूसरी साइड पर मूव कर रही होती है। लैंड ब्रीज ब्रो फ्राम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, ये भी हो गया है। उसके बाद वेट ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट, तो शाइनिंग सिल्वर सरफेस, ये भी हो गया है। अब यहाँ से ये जो शॉर्ट्स वाले मैंने कुछ हाईलाइट किए वो आपने करने हैं। तो ये जो था ये सारा आपका यूनिट नंबर 9 था, इसके सिर्फ 2 न्यूमेरिकल हैं और इसमें से चौका लॉन्ग सवाल आना ही नहीं है, तो इसलिए आपने ना तो न्यूमेरिकल करने हैं ना इसका कुछ थ्योरेटिकल लॉन्ग में करना है, सिर्फ डेफिनेशन है। मैं अगेन बता देता हूँ कौन कौन सी डेफिनेशन शॉर्ट में आपने करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंडक्शन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कन्वेक्शन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेडिएशन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके पास आ जाता है रेडिएशन के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एक पेपर में सवाल आया था कि हाउ जो सनलाइट है, हाउ सन एनर्जी रीच ऑन अर्थ, ठीक है, फ्रॉम सन टू अर्थ, हाउ सन एनर्जी रीच फ्रॉम सन टू अर्थ टू थ्रो रेडिएशन। आपने सिर्फ जवाब में लिखना था थ्रो रेडिएशन। तो इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि इन सॉलिड बाय विच मोड ऑफ इन सॉलिड हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड, तो आप बताएंगे कि सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन, ठीक है। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन एंड हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड इन फ्लूइड्स, तो आप लिखेंगे बाय कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यूनिट नंबर 9 के मुतालिक बतानी थी। यूनिट नंबर 9 में से मैं आपको अगेन बता दूं पेपर में आएगा आपके 7 या 8 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से बनेगा, जो कि आपको नंबर 60/60 लेने के लिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से शॉर्ट और MCQs आने हैं। शॉर्ट तकरीबन 8 सवाल मैंने आपको बताए, अगेन बता दूँ, कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये वाले जो हैं वो 7 शॉर्ट सवाल बनते हैं और ये बॉक्सेस में डेफिनेशन दी हुई हैं, मैंने हाईलाइट कर दी हुई हैं। आप उन्हीं को जो है वो एज इट इज़ याद कर लें। यही 7 शॉर्ट सवालों में से पेपर में सवाल आ जाएगा इंशाल्लाह, और आप 7 से 8 नंबर जो है वो ठीक आधे घंटे में बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। मज़ीद जो लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो है वो अपने जो जानने वाले हैं, जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 से 6 घंटे के अंदर मैंने आपकी ये सारी फिज़िक्स की जो प्रिपरेशन है वो मुकम्मल करवा दी है और आप 100% जो है वो एफिशिएंसी दिखा सकते हैं पेपरों में और 60/60 नंबर जो है वो आसानी से गेन कर सकते हैं। और जो है स्कीम मैंने सारी आलमोस्ट साथ बता दी है। अब 2 लेक्चर्स रह गए हैं, वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर और इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपको डिलीवर करूँगा। आपको आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आप ये सारा कुछ सीखने के बाद आपको किसी जगह पे कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलमोस्ट आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके हर तरह के सवालात क्लियर हो जाएंगे, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना मिले, आपको किसी बात की समझ ना आए, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस पर रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और जो है वो आपको बेस्ट, जो मेरा बेस्ट नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको गाइड करूँगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है, अगेन मेरी दरख्वास्त यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, और ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। ये एक मेरी छोटी सी एफर्ट थी जो मैंने मतलब 9th को मुकम्मल किया, उसके बाद 10th को और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस को मैं मुकम्मल करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुश रहें, खुश रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।